हेलो दोस्तों। तो यार काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता दे। हर वीडियो के कमेंट में एक ना एक बंदा तो बोल ही देता था भाई कि यार इंग्लिश की बता दे, कब से बोले जा रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश की मैं इसलिए नहीं चलो बाद में बताता हूँ क्यों नहीं बता रहा था इंग्लिश की, क्योंकि वो चलो बाद में बता दूंगा। लेकिन ये मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। जो कि थोड़ी हमेशा मतलब मेरी स्ट्रेटेजीज हमेशा थोड़ी डिफरेंट रहती है, वो तो ऑब्वियसली बात है। तो ये वाली भी थोड़ी सी यार डिफरेंट रहेगी। और इसमें सब कुछ ऑनेस्टली आपको मैं सब कुछ ऑनेस्टली बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। और मतलब क्या क्या सोर्सेस मैंने फॉलो किए और क्या क्या बुक्स मैंने फॉलो की जो कि मैंने नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। फिर भी बता देंगे। और मतलब पूरा बता दूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं कि यार अगर किसी को ग्रामर में दिक्कत है, जो ज्यादातर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यार ग्रामर में दिक्कत होती है। तो अगर आप को ग्रामर में दिक्कत है स्पेसिफिकली, अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हो और आपने मतलब कभी पढ़ी ही नहीं, या मतलब जो भी एक बेसिक होता है ना, प्रपोजिशन भी नहीं पता, एडजेक्टिव पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी होता है, वर्ब नाउन पता है, जो भी है वो मुझे भी नहीं पता वैसे। लेकिन मतलब मुझे पता चल जाता है अब, क्योंकि स्कूल से पढ़ा हुआ है, इसलिए बिना नाउन प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं इसके बिना जाने भी मुझे वो क्लिक कर जाता है कि यार इसका आंसर क्या होगा। बट अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, आप हिंदी मीडियम स्कूल में मतलब बिल्कुल ही इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी, और मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आपको ग्रामर में, तो सिंपल सी बात है, आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको ग्रामर में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, आप मतलब हिंदी मीडियम से भी हो लेकिन आपने कहीं पे इंग्लिश पढ़ रखी है पहले से, थोड़ी सी ही दिक्कत है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, तब पेड कोर्स की सच नीड नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, कुछ बेसिक भी समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश पढ़ने में ही दिक्कत होती है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में ही दिक्कत हो जाती है कि भाई क्या मतलब क्या लिखा हुआ है, वोकैबुलरी रिलेटेड नहीं, ग्रामर रिलेटेड भी, तो फिर आपको यार पेड कोर्स ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बेटर रहेगा, है ना। उसमें फिर कोई कोताही नहीं कि यार मतलब फिर उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब हम पैसा बचा लें या यूं। तो उस केस में यार आपको पेड कोर्स ले लेना चाहिए। और मैं स्लाइड शो इसको हम करंट स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अपना बता देता हूँ कि डिड आई फॉलो एनी यूट्यूब चैनल और बुक्स। तो यार मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह फॉलो नहीं किए कोई, क्योंकि मुझे ऐसा ग्रामर में दिक्कत नहीं थी, और वो कैब का मुझे पता चल गया था कि वो कैब मतलब किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से पढ़ने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, या तो बुक से पढ़ो, और बुक भी मैंने फॉलो नहीं की, क्योंकि बुक से पढ़ने का मेरा ज्यादा मन हुआ नहीं। मैंने एक बुक खरीदी जरूर थी मेरे एक दोस्त के कहने पे, 90 डेज हो कैब, लेकिन अगेन वो भी मैं एक दो दिन से ज्यादा नहीं पढ़ा। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी पूरी मार्क्स पे डिपेंडेंट थी, तो मैंने बुक्स और यूट्यूब चैनल नहीं फॉलो किए। ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल कभी देखने की कोशिश भी नहीं की, देखे तो थे, कुछ आए भी थे, कुछ चीजें मैंने देखी भी थी, लेकिन वर्थ इट नहीं था वो मामला। कुछ तीन चार यूट्यूब चैनल मैंने उनकी एक एक दो दो कोई वीडियो देखी थी, फिर मुझे लगा कि कोई फायदा तो है नहीं इसको देखने का, वो क्या तो यूं हो जाएगी, यूं हो जाएगी मतलब मॉक्स से, या फिर ऐसे ही हो जाएगी, मतलब यूट्यूब चैनल पे एक एक दो दो घंटे की मैं वीडियोस देखूं, इससे अच्छा मैं मॉक्स में कर लूंगा, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। तो ये पर्सनल चॉइस वाली चीज है कि आपको यूट्यूब चैनल या बुक्स वगैरह फॉलो करनी है, मॉक्स फॉलो करने हैं। मेरे को कंपैरेटिवली मॉक्स ज्यादा बेटर बेटर लगते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फिट हो जाती है। जब आप क्वेश्चंस के थ्रू कोई चीजों को करते हो, तो धीरे धीरे अपने आप, पता नहीं कैसे, लेकिन अपने आप फिट हो जाती है ना। और ऐसे यूट्यूब चैनल और बुक्स से थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन एक बात है कि बुक्स को मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूंगा। दो टाइप का माइंडसेट होता है। एक होता है कि यार आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। और दूसरा माइंडसेट होता है लोगों का कि यार हमें नॉलेज भी गेन करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के बाद भूल जाएं, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट जो था वो था यार मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा माइंडसेट सिर्फ ये था, नॉलेज गेन वाला नहीं था मेरा माइंडसेट, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मेरा माइंडसेट था यार बस एग्जाम क्लियर करना है कैसे भी, और उसके लिए मुझे जैसे भी पढ़ना होगा मैं वो करूंगा, बस इतना सा था। तो मैंने देखा कि यार एग्जाम क्लियर तो मॉक से भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझसे पढ़ा जाए। बट अगर आपको मतलब नॉलेज गेन के हिसाब से भी पढ़ना है, क्या जो आप अभी पढ़ रहे हो वो आपको आगे भी याद रहे, जैसे अब मैं काफी चीजें भूल चुका हूँ, मतलब वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ग्रामर तो स्कूल में पढ़ी थी और वो नॉलेज गेन के लिए पढ़ी थी। लेकिन
वो कैब में अब मैं काफी सारे वर्ड्स वापस से भूल चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के अकॉर्डिंग पढ़ा था। तो अगर आप बुक से पढ़ते हो तो ये होता है कि यार नॉलेज गेन के हिसाब से आप बुक्स प्रेफरेबल होती है, क्योंकि मतलब अब कैसे समझाऊंगी वाली चीज, क्योंकि बुक्स में मतलब लॉन्ग टर्म में ज्यादा याद रहता है ना। और मॉक्स से अगर आप पढ़ते हो तो वो शॉर्ट टर्म वाली चीज है, मतलब बस 6-7 महीने आपको याद रहेगा वो, जब तक आपका एग्जाम है, क्योंकि आप लगातार मॉक्स दोगे, बार बार वही वर्ड्स आएंगे, तो बस वो 6-7 महीने का वो जो गेम होता है ना, बस उतना ही याद रहेगा। उसके बाद शायद आप, हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर भूल जाओ उन सब चीजों को। तो ये अगेन मैं क्लियर कर रहा था आपको कि आपका माइंडसेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो बुक्स और मॉक्स वाली में, ठीक है। भाई यूट्यूब चैनल वाला तो मेरे को फर्जीवाड़ा लगता है थोड़ा, इंग्लिश में यूट्यूब चैनल इतने भी वर्थ इट नहीं है। इससे बढ़िया तो ग्रामर ग्रामर अगर आपको पढ़नी है तो पेड कोर्स लेना, ठीक है। अब ये बड़े लोगों की दिक्कत आती है कि भाई साहब मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। भैया मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं कि भाई एक मॉक में तो 50 आ गए, एक मॉक में 30 ही रह गए, एक मॉक में 27.5 हो गए, एक मॉक में 35 आ गए, एक में 40 आ गए, एक में 45 आ गए। तो मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी ही तगड़ी सी चीज है। मतलब ऐसा नहीं है सिलेक्शन उसी उन्हीं चीजों पर डिपेंड करता है कि यार लेवल कैसा है, लोग कितना कर पा रहे हैं हर चीज पे। जैसे मैं अभी तो ओले बोर्ड का मेरे पास पास एक्सपायर हो गया, वरना मैं सीधा मॉक से दिखा देता आपको। लेकिन अच्छा है मैंने कोरा पे पोस्ट डाल रखी है, तो आप खुद देखो कि इंग्लिश में मेरे नंबर क्या चलते थे। इंग्लिश में ये OB37, ये सारे अच्छे मार्क्स थे ना, ये लेवल लेवल बहुत अच्छा था इन मार्क्स का। अ- तो आप खुद देखो यार मार्क्स क्या थे इंग्लिश में। 107 मार्क्स थे, परसेंटाइल 97.3 थी। लेकिन आप खुद देखो भाई मार्क्स क्या है 107, मतलब अच्छा पेपर अगर बने तो मार्क्स मेरे क्या आ रहे थे, 107, ठीक है। अभी भले ही यहाँ पे सीजल मेंस मेरे 135 131 आए हो फाइनल आंसर की के बाद, लेकिन आप ये देखो कि मतलब अच्छा पेपर अगर बन जाए, कभी वो कैप टफ आ जाए अच्छी खासी, मतलब कुछ बहुत ढंग का पेपर अगर बन जाए ना, तो हालत क्या हो रही थी। 107 नंबर, OB35 मैंने दिया था 99 नंबर, मतलब इसमें वो कैब मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ थी, मतलब मैंने शायद पढ़ी नहीं थी उतनी। परसेंटाइल भी, परसेंटाइल थोड़ी ठीक मानूंगा मैं, 99 में अगर 70 परसेंटाइल है तो ये ठीक है, क्योंकि 99 में तो बेड़ा गर्द हो जाता है ना। 99 में तो 80, मतलब सॉरी 50-40 पे पहुंच जाती है नॉर्मली परसेंटाइल, 99 आउट ऑफ 135 में। लेकिन अगर 99 पे 70 के आसपास परसेंटाइल है, ये सिर्फ 2000 लोगों ने मॉक उस समय दिया था, 2600 लोगों ने, ये अच्छे लोग दे रहे थे उस समय। तो उसमें अगर 99 में 70 परसेंटाइल है, तो आप खुद सोच सकते हो कि भाई क्या लेवल रहा होगा मॉक, असली जो मॉक है उनका लेवल क्या होता है, ठीक है। तो मेरे मार्क्स भी काफी फ्लक्चुएट हुए हैं, जैसे इंग्लिश में 100 मार्क्स, हालांकि परसेंटाइल 91.4 है, अगेन ये भी बहुत अच्छे लेवल का मॉक रहा होगा, तभी 100 पे 91 परसेंटाइल थी। OB38 आप देखो 104 मार्क्स है, 76.4 परसेंटाइल, ये ठीक ठाक मॉक रहा होगा, क्योंकि परसेंटाइल 75 है 104 पे, जो कि मतलब ठीक है, मतलब ऐसी कोई बहुत बुरी भी नहीं है परसेंटाइल। तो मतलब आप खुद देखो कि क्या चल रहा है। और OB39 का अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में 108 पे 96.2 परसेंटाइल। तो अगर अच्छे लेवल का पेपर बन जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं 135 131 ला रहा था, जब CGL 23 मेंस में अगर 135 131 आ गए, ठीक है, तो लोग बहुत भाई चैंपियन हो गए, भाई साहब बहुत ज्यादा चैंपियन, ओ हो पता नहीं फूल मालाओं से मतलब स्वागत कर रहे हैं लोग। ओ 135 131 127 मार्क्स इन CGL 23, ओ माय गॉड। अबे कौन समझाया उनको कि असलियत क्या है, वो पेपर ही इतना हल्का था। असली पेपर तो ये थे, अगर ऐसा पेपर बन जाता तो वही 100 110 में निमट जाता मामला। लेकिन अब उनको कौन समझाए। तो ज्यादा मतलब अगर आप CGL 23 मेंस की सक्सेस पे किसी से अगर आप पूछ रहे हो कि भाई कैसे तू 127 131 135 123 इतने नंबर कैसे लिया है इंग्लिश में, भाई फिर आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको मतलब आपको वास्तव में उन लोगों से पूछना चाहिए CGL 20 20 में, CGL 21 में, CGL 9 18 शायद 17 18 19 जो भी थे, उनमें जो लोग 180 80 नंबर लाए ना 200 में से, वो थे असली चैंपियन। यहाँ पे तो भाई
पेपर ही इतना हलवा बनना था सीजल 23 मेंस का कि इसमें अगर 135, 131, 127, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था इसमें, मतलब मैं कहूँ कि बहुत ही मतलब जैसे जैसे लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताया ना कि भाई साहब बहुत तू तो चैंपियन ही हो गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था इसमें। असली पेपर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि भाई क्या हालत थी। तो मार्क्स मेरे भी बहुत फ्लक्चुएट करे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा किए हैं। कई बार देखो, अब यहाँ पे भी आप देखो OB41 में 100 मार्क्स, 111 मार्क्स, 92 परसेंटाइल। तो काफी मतलब मेरा भी फ्लक्चुएशन रहा है, और फिर कहीं पे 131 मार्क्स। तो मेरा खुद का मतलब आप फ्लक्चुएशन में आपको बता रहा हूँ कि कितना फ्लक्चुएशन रहा है। तो डिपेंड करता है यार कि लेवल क्या है मॉक का। तो अगर कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार कि भाई नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो मतलब होने की बात नहीं है ये। हम हमारे साथ भी होता है ना, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके साथ भी ये होता है, और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि रियलिटी कुछ और है यार। रियलिटी ही कुछ और है। तो सेलेक्टेड के बेसिस पे मत सोचा करो कि बहुत चैंपियन आदमी है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अभी बाद में बताऊंगा उसकी रियलिटी भी। तो पहले ये बता देते हैं कि वो कैब कैसे करी जाए, वो कैब मैं कैसे करता था। तो वो एक बार बता देता हूँ। तो जैसे एक तो ये था कि मैं सेक्शनल देता था। सेक्शनल में एक ये टेक्स्ट बुक के यार काफी सारे अलग अलग मॉड्यूल चलते हैं, तो एक ये था बिगनर टू प्रो विद 450 प्लस इंग्लिश के एसएससी क्वेश्चन। इसके मैंने 20 टेस्ट दिए थे, आप 50 भी दे सकते हो, आपके पास टाइम हो तो। मेरे पास टाइम जितना था उस हिसाब से मैंने दे दिए थे। और मैं ग्रामर वाले नहीं देता था, तो मैं सिर्फ वोकैब वाले देता था। सिनोनिम एंटोनिम दे दिया, सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, फ्रेज ईडियम वगैरह के दे दिए, स्पेलिंग के दे दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मेरे को वोकैब पूरी तरीके से मेरे को वोकैब करनी थी। तो मैं बेसिकली उन्हीं के दे रहा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग की मोस्ट कंफ्यूजिंग फ्रेज और ईडियम, मतलब ये ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो आप देख लो फ्रेज और ईडियम, जो टिपिकल ईडियम्स, उनमें क्या हालत थी मेरी। 0.75 मार्क्स 10 में से। तो मतलब आप खुद देख लो यार कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत चैंपियन आदमी था मैं। तो खुद की मेरी हालत खराब थी वो कैब में, तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी। अगर असली वो कैब तो आई नहीं पेपर में, अगर असली वो कैब आ जाती तो दिख जाता कि भाई कितनी क्या औकात है ना। वो तो आई नहीं, बच गए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लो कि सेक्शनल जैसे सीजल 23 के थे, मैंने नहीं दिए थे ये, लेकिन आप दे सकते हो। जैसे इंग्लिश का अलग से होता है सेक्शनल टेस्ट में, टीयर 1, टीयर 2 का भी इन्होंने अलग से बनाया होगा जहां तक है मेरे को पता है। कुछ तो होगा अलग से, ये देख लेना, सेक्शनल टेस्ट टीयर 2, चैप्टर टेस्ट टीयर 2। तो मतलब ये सारे आपकी सारे टेस्ट आप अगर दे दोगे ना, तो आपको किसी बुक बुक की जरूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। इसमें से इतना सब कुछ कवर हो जाएगा ना, इतना ही अगर कर लो, इतना ही अगर कर लो, तो भाई साहब बहुत है ना, बहुत है, ये बहुत है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कर ही का पाते हैं। मैं खुद के सारे छूटे पड़े हैं, तो मैं खुद ही नहीं कर पाया। तो अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बंदा है भाई साहब, बहुत टाइम है उसके पास, और वो सिर्फ इंग्लिश पे कंसंट्रेट करना चाहता है, तो भाई सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो आप। ठीक है, खूब सारे सेक्शनल टेस्ट है। इतना भी अगर आपने कर लिया, और कैसे करना होता है वो भी चलो एक बार बता देते हैं। किसी मैं कैसे करता था वो बता देता हूँ। अभी चलते हैं ऐसे इसमें, फ्रेज और ईडियम वाले में। तो वन गो में क्या करता था मैं, वन गो में पहले जैसे वी बिट। अब ये कोई ओरिजिनल मॉक नहीं दे रहा है मैं, ये मैं सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ, तो यहाँ मैं तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, है ना। यहाँ मुझे आता होगा तो मैं करूंगा, नहीं आता होगा मैं छोड़ दूंगा, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे जो मुझे आते थे बस मैं वही करता था। वन गो में मैं ऐसे ही जाता था, ठीक है। जो आते थे वो करता था, जो नहीं आते थे वो छोड़ देता था। उसके बाद सेकंड गो में जब सेकंड गो में आता था, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी मैंने मार्क कर दिया फिर सॉल्यूशन देखा, मैं डायरेक्ट व्यू सॉल्यूशन करता था पहले। ठीक है, वी बिट का मतलब टू ए वेरी स्मॉल डिग्री। इसी तरीके से मैं जाऊंगा, जो जो मुझे आते होंगे वो तो ठीक है, जो मुझे नहीं आते होंगे उसमें मैं सीधा सॉल्यूशन देखूंगा सबसे पहले। रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज और स्मैक समवन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जाऊंगा दूसरे, मतलब ये दूसरी बार जब मैं करूंगा तो सबके सिर्फ सॉल्यूशन देखूंगा, जो जो भी मुझे नहीं आते थे, और जो मुझे आते थे वो मैं दोबारा अटेम्प्ट करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि जो मुझे आता था वो मैं छोड़ दूंगा, जो मुझे आता है वो मैं वापस से अटेम्प्ट करूंगा। अभी तो मुझे नहीं आता ये, ठीक है, क्यों गलत अटेम्प्ट करूं। लेकिन उस समय जब भी किया था तब आता होगा, तो मे बी मैंने सही अटेम्प्ट किया होगा। तो जो आते होंगे वो भी मैं वापस अटेम्प्ट करूंगा, ताकि वो मेरे फिट हो जाए यार। ताकि अगली बार जब ये ऐसे प्रोसेस 3-4 बार हो जाएगा, तो फिट हो जाएगा मेरे दिमाग में कि यार इसका आंसर तो यही होता है, ठीक है। फिट हो जाता है दिमाग में। और
ठीक है, तो ऐसे सेकंड गो में ऐसे करूंगा, जो भी नहीं आते होंगे उनके सॉल्यूशन देखूंगा। थर्ड गो में वापस से करूंगा मैं। अब की बार जो नहीं आते थे, जो पहले नहीं आते थे, उनके मैं सॉल्यूशन देख चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो नहीं आते थे वो अब पूरा एक बार वापस से करूंगा। अब मेरे 10 के 10 सही होने चाहिए, है ना। 10 के 10 सही होने चाहिए, यानी कि ये थर्ड अटेम्प्ट हो गया एक तरह से इसी एक सेक्शनल टेस्ट का। तो इस टाइप से अगर आप करते हो तो यार आपका मतलब बैठ जाता है दिमाग में, आंसर ही बैठ जाता है कि अ वी बिट का मतलब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ना। तो अगर आप ऐसे 3 बार, मैं 3 बार करता था, अगर आपको चौथी बार फिर करना है तो चौथी बार बाद में करना, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही चौथी बार कर रहे हो तो अब याद ही रहेगा ना, 3 बार कर चुके हो तो कम से कम भी 2 हफ्ते बाद करना है ना। अगर चौथी बार आपको करना है तो 2 से 3 हफ्ते बाद करना, तब ओरिजिनल पता चलेगा कि भाई कितना याद रहा। और जब आप वो चौथी बार करोगे ना 2 से 3 हफ्ते बाद, गारंटी दे रहा हूँ 10 में से आपके 8 तो सही होंगे, है ना। और वो जो 2 गलत होंगे ना, वो अगली बार से कभी किसी मॉक में अगर आपको दिख गए तो गलत नहीं होंगे, एग्जाम में भी दिख गया तो नहीं होंगे, क्योंकि वो 4 बार अब हो चुका है मामला। 3 बार आप ऑलरेडी उसे गलत कर चुके हो, है ना। तो अब चौथी बार फिट हो जाएगा, वो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ओले बोर्ड के भी आपको, मतलब ओले बोर्ड पे भी काफी सारे हैं यार। 56 टेस्ट थे जो भी थे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, ईडियम्स इंग्लिश के, मतलब आप देख लो ना, मतलब सेक्शनल दे सकते हो यहाँ से भी। अ, ये यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट, ठीक है। यहाँ से भी आप सेक्शनल दे सकते हो। सेक्शनल में ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के आई थिंक 20 के आसपास कुछ टेस्ट थे। हाँ, 20 के आसपास कुछ टेस्ट थे, तो मैंने तो नहीं दिए थे, क्योंकि वही है कि जितना टाइम था उस बेसिस पे मुझे बहुत बहुत सारे मॉक वैसे ही देने होते हैं। तो लेकिन अगर जिसके पास, जिसको यार थोड़ी अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, अच्छा खासा टाइम देना है, 10-10, मतलब जो 6-6 7-7 10 घंटे तो ज्यादा हो जाते हैं पढ़ना। जो 6-6 घंटे अगर पढ़ता है तो ऑब्वियसली वो ये कर सकता है, मतलब 6-6 घंटे ओवरऑल पढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। 6-6 घंटे ओवरऑल पढ़ता है तो वो अपना रोज का एक सेक्शनल दे सकता है ना। मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर आप एनालिसिस भी करोगे तो आई थिंक 20 मिनट, 20 मिनट तो लगते ही नहीं इंग्लिश में। लेकिन मतलब इसमें ये पूरा 1 घंटे में हो जाएगा, अगर आप 2-3 बार भी अगर आप उसको करोगे जैसे मैंने आपको बताया, तो 1 घंटे में पूरा हो जाता है। तो कोई खास बात नहीं है, मतलब इंग्लिश का एक दिन का आपका काम हो सकता है इससे भी। ठीक है। तो ये एक चीज आपको मुझे बतानी थी, तो वो कैब। और हाँ, एक और चीज, एक बड़ी अच्छी सी वेबसाइट, मैं पहले भी काफी बार कोरा पे बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। नेमोनिक, हटिया, नेमोनिक डिक्शनरी। नेमोनिक डिक्शनरी बहुत, मुझे तो बहुत बढ़िया वेबसाइट लगता है। इसमें कोई भी वर्ड आप डालो, ट्रैम्पल डाल दिया मैंने, तो इमेजिन पाकिस्तान ट्रैम्पल साउंड्स लाइक ट्रैम्प, हाँ तो वो जो भी है ट्रैम्पल का मतलब होगा, जो भी होगा, whatever it is। तो ये लोग बहुत, मतलब बढ़िया बढ़िया, इस शक्कर का मैंने कभी सर्च किया होगा तो आ रहा है। तो ये लोग बढ़िया बढ़िया मतलब डालते रहते हैं, हिंदी मूवी शक्कर। ये तो मतलब ये कुछ भी, मतलब ये अपने जैसे ही कोई लोग होंगे जो फर्जीवाड़े कुछ नमूने डालते हैं, लेकिन बड़े अच्छे होते हैं ना। होते फर्जी हैं काफी, लेकिन पता नहीं कैसे याद हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत प्यारी लगती है वेबसाइट। कोई हमारे जैसे बैचलर लोग हैं, सिंगल लोग हैं, कभी आशिकी वाले भी ये नमूने डालते हैं तगड़े तगड़े। तो हमारे जैसे ही कोई होंगे फर्जी लोग, और तो बढ़िया बढ़िया इसमें डालते रहते हैं, तो आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, मजा आ जाता है एकदम। एकदम मतलब सुन के ही मजा आ जाता है यार, क्या मस्त मस्त डालते हैं, है ना। ज्यादा सीरियसली नहीं लेना इन चीजों को, लेकिन मजा तो आता है। तो एक ये तरीका भी आप कर सकते हो वो कैप का। तो वो कैप का है कि सेक्शनल मॉक्स से आप कर सकते हो, सेक्शनल मॉक्स तो हैं ही, मतलब जो मैंने बताया टेक्स्ट बुक और ओनली बोर्ड के, और साथ में वो नेमेटिक डिक्शनरी भी है। बुक में यार कई लोग ब्लैक बुक बोलते हैं। बुक मैंने फॉलो नहीं की ब्लैक बुक, क्योंकि अगेन बुक पढ़ते ही उबासी आने लग जाए, क्या मतलब है। तो जो लोग ब्लैक बुक वगैरह या किसी भी 90 डेज हो क्या बुक वगैरह से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है यार। इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है, अगर आप रटने में आप एक्सपर्ट हो तो क्या बढ़िया बात। ये उन लोगों के लिए जो रटने में एक्सपर्ट नहीं होते, जिनको टाइम लगता है रटने में, ठीक है। रटने में क्या टाइम लगता है, रटा ही नहीं जाता। तो ये मॉक्स वाली जो चीज होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जिनका थोड़ा हिला हुआ है ऊपर का, है ना, माला। रटा जाता ही नहीं है, ठीक है। बड़ा बहुत मुश्किल होती है, बहुत दिक्कत होती है रटने में, तो ये उन लोगों के लिए ये वाली चीज है। जो लोग रट सकते हैं वो तो यार अपना बुक फॉलो करे, क्या दिक्कत है जीवन में। हाँ, अब यार ये एक बात है, ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ यार।
एक तो इंग्लिश और एक जीके। और मैं बहुत साफ साफ इस बात को कहता हूँ, बहुत ही साफ बोलता हूँ कि इंग्लिश और जीके जो हैं वो डेफिनेटली लक बेस्ड और एग्जाम डे बेस्ड होती हैं। ठीक है। जीके में आप इनफाइनाइट पढ़ लो, है ना, इनफाइनाइट पढ़ लो आप। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन यार ऐसा आ गया जो आपने नहीं पढ़ा था यार, आपके 25 में से 14 से 15 क्वेश्चन, मतलब आपने खूब जीके पढ़ी लेकिन एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसे बनाए, 14-15 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं थे, देखे ही नहीं कभी। अब क्या करोगे यार उसमें, वो आपका लक है ना। आपका लक खराब है, एग्जाम डे गलत समय पे है, या जो भी आप कह लो उस चीज को, तो ऑब्वियसली जो भी चीज रटने से रिलेटेड होती है ना, जो भी चीज जिसमें रट्टाफिकेशन होता है, उसमें डेफिनेटली एक लक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और वही सेम चीज है इंग्लिश में भी। इंग्लिश में आप ग्रामर के लिए कुछ हद तक, ग्रामर के लिए वैसे मैं कहूंगा कि ग्रामर थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, तो ठीक है, उसमें लक फैक्टर काफी कम है ना। कुछ कुछ चीजों में होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें होता होगा। बट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में ऑब्वियसली लक फैक्टर कम है। लेकिन अगर इंग्लिश वोकैब की मैं बात करूं, वोकैब इनफाइनाइट है यार, इनफाइनाइट है। वो तो अच्छी बात है कि ये जो वेंडर्स होते हैं ये पीवाई क्यूसी उठा के दे देते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर कोई अच्छे से पेपर बनाए ना, अच्छे से, तो डेफिनेटली इंग्लिश जो है वो लक बेस्ड है। अभी एग्जाम में भी मैं कहूंगा जो पैसेजेस पूछते हैं लोग, जो टाइटल पूछते हैं पैसेजेस के, या अगर आप, मतलब पैसेजेस में कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइटल से रिलेटेड, टोन ऑफ द पैसेज से रिलेटेड। और वो कैब में भी यार कुछ चीजें होती ही है डेफिनेटली जो लक बेस्ड होती है। अगर आपने नहीं पढ़ी, आपने खूब, मतलब खूब मेहनत की 10-10 घंटे, कई लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, 8-8 10-10 घंटे ब्लैक बुक में सब चाट लिया, सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, एग्जाम में आपको क्लिक नहीं हुआ, आप क्या कर सकते हैं? आपने पढ़ा तो था, शायद 3-4 बार रिवाइज किया था, लेकिन फिर भी क्लिक नहीं हुआ यार एग्जाम में। और दूसरा है कि यार एग्जाम में, मतलब आया ही कुछ ऐसा कि मतलब आपने आज तक ही नहीं देखा था, हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो डेफिनेटली ये लक बेस्ड होता है। जो मैथ्स और रीजनिंग में मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो उसमें कंसेप्ट होता है। अगर आप कोई नई भी चीज, नया भी क्वेश्चन देखोगे ना, आप कैसे भी उसे, अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, एक्स एक्स मान के अब मानने वाला मेथड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है टाइम का इशू हो जाए उसमें, ठीक है, लेकिन आप उसे कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम ही ब्लैंक हो जाओगे कि भाई ये क्या ही पूछ लिया जीवन में, कुछ अलग ही आ गया है। तो मतलब कई लोग हो जाते हैं ब्लैंक जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन अगर आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है, तो मैथ्स रीजनिंग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां लक का फैक्टर बहुत कम होता है। ठीक है, हाँ ये होता है कि आप प्रेशर में आ जाते हो, प्रेशर का कुछ नहीं कर सकते। तो वो एग्जाम डे बेस वाली चीज वो अलग चीज है। लेकिन अब यहाँ पे आप मेहनत भी करो, इंग्लिश और जीके में खूब मेहनत करो, और फिर भी क्वेश्चन आप कुछ अलग ही आ जाए जो आपने आज तक पढ़ा ही नहीं था, जबकि आपने बहुत सारी चीजें शायद पढ़ी होगी, उनमें से आ जाता, आप डेफिनेटली आंसर कर देते, है ना। लेकिन इसमें यार ये थोड़ी सी, क्या बोलूं, मतलब मैं तो बिल्कुल एकदम आपको सच सच बता रहा हूँ कि यार डेफिनेटली इंग्लिश और जीके थोड़ा लक बेस्ड होता है। मतलब 30% लक मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश और जीके की वजह से एग्जाम लक बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद एसएससी के आंसर की वो अलग तो काम ही अलग है, वो तो नेक्स्ट लेवल चीज है। बट अगर एग्जाम की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा यार, मतलब सच सच बोलना पड़ेगा, है ना। ऐसे झूठ बोल के नहीं जा सकता कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे झूठ बोल के नहीं जा सकता यार। डेफिनेटली लक अगर आपके साथ होगा तो ही, मतलब कुछ होगा, है ना। मेरे साथ भी लक था ही, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप, मैंने आपको ओले बोर्ड के जैसे इन मॉक्स में आपको नंबर दिखाए, ये वाले मॉक्स में, तो मतलब कोई अच्छे नंबर तो नहीं है, ये काफी खराब नंबर है, 111। और ये हो सकता है एग्जाम में ऐसा पेपर आ जाता तो मेरे इतने नंबर आते, 107, 111, 115। लेकिन एग्जाम में वो कैब टफ आई नहीं। एग्जाम में वो कैब एग्जाम में कुछ भी टफ नहीं आया, सीजर 23 मेंस में। तो मेरे 131 आ गया फाइनल आंसर की, और टेंटेटिव में 135 आ गए। तो इस बेसिस पे यार किसी की नॉलेज को जज करना मेरे हिसाब से तो सही चीज नहीं रहेगी। ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा, मतलब इस चीज को, लक फैक्टर को भी थोड़ा किया करो, और किसी को भगवान मत बनाया करो कि भाई इसके 131 135 बहुत आ गए, बहुत ज्यादा आ गए भाई, ये तो हो गया बस इसका तो, ये स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गया भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें काफी कुछ लक बेस्ड भी है, या फिर बच गया वाली चीज भी है कि यार, मतलब वैसा पेपर आया ही नहीं जो मुझे नहीं आता था।
ये वाली चीज भी है ना? तो ये एक सीधी सीधी सी आपको बात बोलनी थी। तो थैंक यू गाइस, मतलब और कुछ तो कुछ है नहीं, मतलब ग्रामर का मैंने आपको बता ही दिया कि आप पेड कोर्स करनी पड़ेगी, उसकी कोई स्ट्रेटेजी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने मतलब कोई बचपन से इंग्लिश सीखी है, लेकिन हाँ स्कूल में 6, 7, 8 क्लास में थोड़ी धीरे 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 करके फाउंडेशन बनती गई, टीचर्स ने भी ध्यान दिया था काफी ग्रामर पे। और हमारी बुक्स भी जो थी वो काफी मतलब अच्छी थी, जो हमें स्कूल ने प्रोवाइड की थी ग्रामर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैब तो मेरी बहुत खराब थी, लेकिन ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी थी। अच्छा, एक चीज और आती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मैं इसमें ऐड करना भूल गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट तो यार ग्रामर और वोकैब बेस्ड ही है ना। तो क्लोज टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो ग्रामर और वोकैब बेस्ड ही है। तो अगर आप वो दोनों चीजें, ग्रामर और वोकैब पे आपकी कमांड आ गई, तो ऑब्वियसली क्लोज टेस्ट पे आई जाएगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कई बार लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है, ग्रामर और वोकैब के अलावा भी चीजें समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए यार, उसके लिए तो एक ही तरीका है, रीडिंग। रीडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका कोई ऐसा स्पेशल तरीका नहीं है। उसमें तो यार आप मतलब जितना न्यूज मतलब, मैं क्या बोलूं, मतलब मैं खुद नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या बुक्स पढ़ोगे, हाँ मैं इंग्लिश का आर्टिकल जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि गूगल पे वही आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। तो इंग्लिश के आर्टिकल्स में काफी पढ़ता था, तो कभी कभी उनसे भी चीजें क्लिक हो जाती है कि हाँ यार इसके साथ यही आता था। तो इंग्लिश के आप न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे या आर्टिकल्स पढ़ोगे गूगल पे, या फिर बुक्स बुक्स पढ़ोगे, ठीक है बुक्स भी मान लेते हैं, ठीक है। वो नॉवेल्स वगैरह, कई लोग नॉवल पढ़ के ही बहुत वो हो जाते हैं, हाँ वो सही बात भी है। अब अगर कोई नॉवल बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो यार उसकी ग्रामर वो क्या दोनों चीजें स्ट्रांग होगी ही ना, मतलब वो नॉवल पढ़ रहा है। कई बार लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई सिर्फ नॉवल पढ़ के कैसे हो गया। भाई यार उसकी मतलब नॉवल पढ़ रहा है, एक अच्छी नॉवल, खूब सारी अगर आपने नॉवल पढ़ रखी है तो क्लिक हो जाएगा ना यार आपको, ग्रामर वो कैब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप वो कैब के वर्ड्स बार बार इनकाउंटर करोगे नॉवल में, आप उनको पढ़ोगे, उनका मीनिंग देखोगे, तब आपको वो नॉवल समझ में आएगी धीरे धीरे, है ना। और उनका जिस तरीके से लिखने का तरीका होता है, और उसमें जो जो भी फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो भी लगते हैं, तो आपको कई बार है ना क्लिक कर जाती है चीजें, यार उस नॉवल में ऐसा था, इस चीज के साथ ये वाला फ्रेजल वर्ब उस नॉवल में आया था, या उस आर्टिकल में मैंने ये ऐसा पढ़ा था, तो शायद यहाँ पे भी वही आएगा। तो ये वो वाली चीज है यार कि क्लिक कर जाती है अगर आप पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली तो इंग्लिश में रीडिंग जो है वो हेल्प करती है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए भी इंग्लिश में रीडिंग डेफिनेटली हेल्प करती है। आप या तो आर्टिकल पढ़ो गूगल पे, मतलब सारे आर्टिकल इंग्लिश में ही पढ़ो, हिंदी में मत पढ़ो, ठीक है। और बुक्स पढ़ो, नॉवल पढ़ो, बुक्स तो क्या नॉवल ही पढ़ो। तो अगर आप रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली पूरी इंग्लिश में हेल्प होगी, ठीक है। तो यही वाली चीज, एक और चीज जो मैं भूल गया था कॉम्प्रिहेंशन और उसके बारे में बताना, तो मतलब ये वाली चीज भी उसी उससे सॉल्व हो सकती है। रीडिंग डेफिनेटली हेल्प करती है, ये एक डेफिनेट चीज है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लक वाला मामला है, क्योंकि ऑब्वियसली आप वोकेबलरी इनफाइनाइट तो याद नहीं कर सकते ना, है ना। तो हर चीज तो आपको याद नहीं हो सकती, ऐसा तो होने कि आप भाई आइंस्टाइन का दिमाग लेके आए हो, है ना। हर चीज तो आपको दिमाग में नहीं बैठेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आईक्यू वाले तो होनी, एवरेज लोगों को तो ऑब्वियसली हर चीज तो नहीं बैठेगी, तो ऑब्वियसली लक का फैक्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ये हर एग्जाम में होगा, ठीक है। लक का फैक्टर हमेशा चलेगा। अगर आज आप मॉक्स में 170 80 ला भी रहे हो, कई बार होता है कि मॉक्स में लोग 170 180 लाते हैं, उसके बाद पेपर होता है, फिर पेपर में एकदम गायब, भाई 140 पे अटक गए, जी की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। या मेंस में 340 350 360 60 नंबर आ रहे थे, और भाई साहब एग्जाम वाले दिन 310 भी नहीं आए। तो यार ये हर बार होगा, है ना। हार्श रियलिटी यही है कुछ लोगों के साथ, मतलब कुछ नहीं, काफी लोगों के साथ ये हर बार होगा, और ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि लक इन्वॉल्व है। ये एक चीज दिमाग में रख लेना, मतलब जिनको नहीं भी मानना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो पूरा प्रॉपरली आपको बता रहा हूँ कि कैसे लक इन्वॉल्व होता है, पूरा समझाया आपको, ठीक है। तो यार चलते हैं, बस इतना ही बताना था। इतनी ही है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी अपनी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स, बाय बाय, लेट्स क्लोज द वीडियो।